हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग धीरे धीरे करके अपना आवेदन फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे और कर भी रहे हैं। मैंने आपको पहले बता के रखा हूँ कि भैया जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लिया करें, और जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस से लेकर एक्सपीरियंस से लेकर इन सभी को लेकर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो अब मुझे फालतू की वीडियो आपको बना के कंफ्यूज करना नहीं है। मुझे सिर्फ अब आपकी तैयारी को बेहतर बनाना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मात्र तैयारी से ही होगा। इसलिए कंटिन्यू हम टॉपिक वाइज आपके थियरी और एमसीक्यू के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बार बार बोलता हूँ ये 2000 वाली क्लास फ्री में दिया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को समझें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के और स्टडी को लगातार करते रहें, रिवाइज करते रहें। नोट्स नहीं बना सकते हैं तो पीडीएफ इसका आप परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको फ़ी देना पड़ता है 200 रुपये। ग्रुप में लिंक में दे देता हूँ, देखिए कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। ग्रुप में जुड़ना है, वहाँ से नंबर निकालना है और हमारे पे मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑलरेडी 12 टॉपिक जो आपके सिलेबस में 38 टॉपिक दे रखा है, 12 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में 13 टॉपिक जो आपके सिलेबस में 13 टॉपिक पे है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। ठीक है, मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। आप अपना सिलेबस का जो पीडीएफ ओपन करेंगे 13 नंबर को ये मिल जाएगा। पार्ट 1 है आज की वीडियो, पार्ट 1 है। और ये सेशन जो चल रहा है क्लास, ये क्लास नंबर 13 है। ठीक है, 12 क्लास में 12 टॉपिक को कवर करना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी थियरी के साथ। लेंदी वीडियो, कोई 1 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का, ऐसे ऐसे करके वीडियो को देखिए। कुल मिलाकर 40 वीडियो ही होंगे थियरी के। हमने 12 वीडियो में ही 12 टॉपिक कवर कर दिया है। तो उम्मीद यही देखिए, अब यही चैप्टर जो यही टॉपिक आपका सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन, यही आपका सबसे बड़ा चैप्टर है। मतलब यही सबसे ज़्यादा पार्ट आने वाले हैं। हो सकते हैं इसके पार्ट 5 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन भैया इससे नंबर आते हैं, सॉलिड नंबर रहते हैं। कुछ आपने साइंस में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, कुछ आपने एकेडमी के टाइम, डिप्लोमा के टाइम पढ़ा होगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें सोचने और समझने की बात नहीं है। अपने एनएम डिप्लोमा के सिलेबस के अनुसार चीज़ें तैयार करनी होती हैं, ताकि एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो आप बना पाएँ। ठीक है, तो 4 नंबर इस मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 8 नंबर 6 नंबर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। पहले हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपके सामने रखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। आपको भी अलग कॉन्फिडेंस फील होगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब इससे जो भी नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, वो नंबर आपके पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो तैयारी आप कर रहे हैं एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से। ये आपको देखिए, ये आपको अब सोचना पड़ेगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, चाहे वो गाइडेंस से लेकर हो, चाहे जानकारी से लेकर हो, चाहे फिर तैयारी से लेकर हो। ठीक है, कोई नहीं बताया था पूरे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे कोई नहीं बताया था 2 महीना पहले। 2 महीना पहले क्या भैया, 15 अगस्त के दिन, आज की भी डेट में जाके आप वीडियो देखोगे, 15 अगस्त के दिन ही मैंने बोल दिया था कि आपकी भर्ती 10 अक्टूबर के बीच, 10 से 15 अक्टूबर के बीच आ जाएगी। डेट बता दिया था भैया, भर्ती निकल के आ गई। 10 अक्टूबर को नहीं आई, लेकिन 14 अक्टूबर को देखने को मिल गई थी। तो जो भी चीज़ें बताई जाती है बिल्कुल परफेक्ट। जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको यही वीडियो फिर से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए ये प्रश्न इस वाले वीडियो से बना है, इस टॉपिक से बना है, जो पढ़ाया हूँ मैं वहीं से बना है। ठीक है, तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सॉलिड है। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार है।
और यहीं से चीज़ें कॉपी होती है। इस सबसे पहले इकलौता यूट्यूब चैनल यही था जो सिलेबस के अनुसार तैयारी करवा रहा था। उसके बाद भर भर के सभी लोगों ने सिलेबस के अनुसार शुरू कर दिया। हमने शुरू किया थियरी पढ़ाना, सभी लोग थियरी शुरू कर दिए। जो चीज़ें बताई जाती हैं एकदम सॉलिड चीज़ें रहती हैं, आप इस पे बिल्कुल डाउट ना करें। तैयारी को बेहतर भैया पढ़ाई करिए, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन पढ़िए। आप कहीं से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, ठीक है। लेकिन मेरे मेरे प्लेटफॉर्म से जितने एनम बैन लोग जुड़े हैं, मेरी यही कोशिश रहेगी कि उनको सही मार्गदर्शन में सही रिजल्ट दिलवा पाऊँ। बहुत से लोगों का कॉल आ जाता है, सर फॉर्म में दिक्कत हो रही है, तो एक एक समस्या उनके समाधान करते हैं हम। सबसे बड़ी बात है आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसके लिए वीडियो पे आपको कोई ऐड नहीं दिखता होगा। पूरा वीडियो आप देख ले जाते हैं लेकिन ऐड नहीं आता है, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मोनेटाइज ही नहीं कर रखा होता है, हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। आप फोकस बना दिए हो टॉपिक पे, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका दिमाग एक भी प्रतिशत इधर से उधर ना हो पाए। देखिए इस बार शायद कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है भैया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ही मुझे आइडिया लग रहा है कि फॉर्म बहुत मात्रा में भरे जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो उसकी सटीक जानकारी ऑफिशियल मैं बता ही दूंगा जब लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी तब, कि कितने फॉर्म आपके आवेदन हुए हैं यूपी SSC एनएम भर्ती में जो 5272 निकल के आई है। तो आज का जो टॉपिक है अपना मानव शरीर की संरचना के बारे में देखेंगे। आपको 2-3 चीज़ों को सबसे पहले ही जान लेना है। आपको क्या जानना है भैया? आपको ये समझना होगा कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। हमको पढ़ना क्या है? हमको देखिए सेल पढ़ना है, ठीक है। सेल पढ़ना है, ऊतक पढ़ना है, ठीक है, और अंग के बारे में पढ़ना है। बस यही ये टॉपिक में है। सेल विभिन्न प्रकार के, देखिए सेल क्या है? ये शरीर की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। और कई सेल मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ, कई सेल मिलकर, ठीक है। सपोज दैट आपका कोई कई सेल, ठीक है, कई सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, एक ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है। कई सेल मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं, और यही ऊतक, ठीक है, यही ऊतक, यही टिश्यू, कई टिश्यू मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका? अंग का। और कई अंग मिलकर आपका एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो हमको यही सब कुछ पढ़ना है। बाकी थियरी में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पहले ही लाइन, सेल क्या है, कोशिका क्या है, डिफिनेशन इसकी याद करके रखना है, परिभाषा इसका याद करके रखना है। कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला क्या? तो कोशिका, देखिए कोशिका के बारे में आपने समझ लिया कि मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, मेन 3 मुख्य भाग होते हैं। बाकी अभी हम डिटेल में इसको देख लेंगे कितने भाग होते हैं और किसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह कोशिका की बाहरी परत है। ध्यान देना, यह कोशिका की बाहरी परत है जो इसे आकार देती है और कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आवागमन नियंत्रण करती है। क्लियर? और दूसरा कोशिका द्रव्य, इसमें विभिन्न अंगक होते हैं जो कोशिका के कार्यों में मदद करते हैं। अब चौथे पॉइंट पे है केंद्रक, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ठीक है, जिसमें डीएनए मजबूत होता है, और यह कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करते हैं। चलिए हम फिगर के डायग्राम के माध्यम से इन सारे चीज़ों को देखते हैं सेल के बारे में। ये फिगर में देखिए आप एक प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, एनिमल सेल दिखाया गया है, जंतु कोशिका दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे बाहर ये लाइन जो दिखाई दे रही है, ये पूरा जो कवर है, ठीक है, ब्लू कलर की ये पूरी लाइन जो कवर है, ठीक है, यही आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यही आपकी कोशिका झिल्ली है। ये क्या काम करता है? ये बाहर से आने वाले, यही नियंत्रण करता है, बाहर से आने वाले पदार्थ और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। यही डिसाइड करता है कि भैया किसको हमको अंदर लेना है और किस पदार्थ को हमको अंदर से बाहर छोड़ना है, ठीक है, कितनी मात्रा में क्या करना है,
ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, और इसका एक आकार, ठीक है, आकार भी नियंत्रित करता है, ठीक है। आकार एक शेप देता है, सेल का यही शेप देता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइटोप्लाज्म, ये जो है पूरा ये साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, पूरा भरा रहता है, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के अंगक होते हैं, जैसे ये देख लो आप, राइबोसोम है यहाँ पे, ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है, और ये आपके और भी चीज़ें हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में जो जितने भी अंगक होते हैं साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, ठीक है। एक प्रकार से आपने कच्चा अंडा देखा, आप अपने दिमाग में कच्चा अंडा देख लीजिए, ठीक है। जब कच्चे अंडे को आप देखते हैं तो बीच में एक मटेरियल रहता है वाइट, पीला पीला, ठीक है। उस पीले 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 पदार्थ को ही क्या बोला जाता है भैया, न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो नाभिक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, यही आप पूरे पूरे इस चीज़ को, पूरे कार्य को यही नियंत्रण करता है, ठीक है। अब एक एक चीज़ के यहाँ बारे में हम देखेंगे, जैसे कोशिका झिल्ली के बारे में देख लो आप। कोशिका झिल्ली या कोशिका का बाहरी आवरण होता है जो उसे आकार प्रदान करता है, अंदर बाहर के पदार्थों को आवागमन को नियंत्रित करता है। केंद्रक देखिए न्यूक्लियस, यह कोशिका का केंद्रीय भाग है जो अनुवंशिकी पदार्थ, ठीक है, ये जो आपको पूरा गुलाबी कलर में दिखाई दे रहा होगा थोड़ा, ठीक है। यह जो अनुवंशिकी पदार्थ डीएनए को धारण करता है और कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोलस में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीला वाला, ठीक है, यही केंद्रक के अंदर होता है। ये केंद्रक के भीतर पाया जाने वाला एक छोटा गोलाकार हिस्सा है जो राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। ये राइबोसोम का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, राइबोसोम का। अगर प्रश्न बन जाएगा कि बताइए सेल का कौन सा भाग है जो राइबोसोम का नियंत्रण करता है, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस ये राइबोसोम का निर्माण करता है, क्लियर। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाभिकीय झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली आपको कहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज़, ये इसको जो कवर किया है केंद्रक को, जो येलो गुलाबी कलर का है थोड़ा सा, इसको जो कवर किया है यही आपका हो गया नाभिकीय झिल्ली, ठीक है, बाहर की चीज़ नाभिकीय झिल्ली। इसका काम क्या है भैया, यह केंद्र के चारों ओर झिल्ली होती है जो केंद्र को बाकी कोशिकाओं से अलग करती है, जैसे आप इसको इसको ये सभी चीज़ों को अलग करके रखा है, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा राइबोसोम 5वें नंबर पे। राइबोसोम का क्या काम है, तो ये छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम कहाँ पे है भैया फिगर में, राइबोसोम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम दिखाई दे रहा है, ये वाला चीज़ अभी जो मैंने आपको बताया, ये राइबोसोम, ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम, क्लियर। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब देखिए आगे आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा होगा। साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म देखिए, साइटोप्लाज्म यह कोशिका के अंदर एक जेल जैसी संरचना होती है जिसमें सभी कोशिकीय अंग ऑर्गन तैरते रहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है, जो आपको मैं बता चुका हूँ कि भैया ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये पूरा जो भरा है ये, ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंगक हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गोल्जी, ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में देखना है, यही इम्पोर्टेंट है। गोल्जी बॉडी या प्रोटीन और अन्य पदार्थों को संशोधित, संग्रहित और वितरण करने का कार्य करता है, ठीक है। जितने भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, या फिर अन्य पदार्थ हैं, गोल्जी बॉडी इसको वितरण, ठीक है, वितरण करती है, क्लियर। देखिए लाइसोसोम ध्यान देना है, यह कोशिका का पाचन तंत्र है जो अनावश्यक पदार्थों को तोड़ता है, कोशिका की सफाई करता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, इसको भी सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लाइसोसोम का काम क्या है, ठीक है, लाइसोसोम जितने भी सेल डेड हो जाते हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाल देता है, उसको मार के खा जाता है। ऑलरेडी वो डेड हुए हैं तो उसको खा जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का काम यही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये 2 3 4, यहाँ पे 5 6 लाइसोसोम, ठीक है। अब देखिए आगे
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिए भैया, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसे एटीपी के रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं इसमें जो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया यही है, माइटोकॉन्ड्रिया यही है आपका। क्लियर? आपने सेल के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, ठीक है। ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को, ध्यान देना, मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह, कई सेल होते हैं, ठीक है। कई सेल होते हैं, कई सेल होते हैं, ठीक है। कई सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक है। एक ऊतक का निर्माण करता है। मानव शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला उपकला, ठीक है। उपकला ऊतक या शरीर के अंगों की आंतरिक और बाहरी परत को ढकता है, ठीक है। ये आपका फिगर है, फिगर को ध्यान देना है अभी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। उपकला ऊतक, ये देखिए, पहला उपकला ऊतक, ठीक है। दूसरा संयोजी ऊतक, यह ऊतक अंगों को जोड़ने और सहारा देने के कार्य करता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? यह अंगों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। आप एक कमेंट में बताना ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, कौन सा टिश्यू है, ठीक है। ब्लड कौन सा, ब्लड तो ऊतक है, लेकिन आपको बताना है कौन सा ऊतक है, कौन सा टिश्यू है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। मांसपेशी ऊतक, यह ऊतक संकुचन के द्वारा गति उत्पन्न करता है, यह ऊतक संकुचन के द्वारा गति उत्पन्न करता है। चौथा देखिए, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, यह ऊतक शरीर के संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ऑर्गन सिस्टम ऊतकों के समूह विभिन्न अंग बनाते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। कई सेल मिलकर क्या निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। और कई टिश्यू मिलकर, ठीक है, कई टिश्यू मिलकर भैया, कई टिश्यू मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, मानव शरीर की प्रमुख जो सिस्टम, देखिए मानव शरीर के जो सिस्टम है उनके कार्य क्या है। जैसे कि पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मांसपेशी अस्थि प्रणाली, इसका यह प्रणाली हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है, जो शरीर को आकार, स्थिरता और गति प्रदान करती है। दूसरे पॉइंट में हड्डियाँ के बारे में आपको समझना है। हड्डियाँ शरीर को सहारा देती हैं और अंगों की रक्षा करती हैं। मांसपेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती हैं और संकुचन के द्वारा गति उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखना है। यह सिस्टम भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करती है। जैसे कि मुख्य का कार्य भोजन को चबाने और लार के द्वारा उसे नरम बनाने का कार्य करता है। आमाशय का कार्य भोजन को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम स्राव करता है, ठीक है। अब देखिए आते हैं, पचा हुआ भोजन अवशोषित करके इसे रक्त प्रवाह में भेजती है। अब देखिए उत्सर्जन प्रणाली, इसमें क्या है, यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य करती है। जैसे कि गुर्दे का काम है रक्त से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब देखिए मूत्राशय, ठीक है, यह पदार्थ मूत्र के रूप में एकत्र होते हैं और शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब देखिए परिसंचरण प्रणाली, यह शरीर, ठीक है, यह शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अन्य आवश्यक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे हृदय रक्त को पंप करता है, ठीक है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं। शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक वापस लाती हैं, ठीक है। अब देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसका क्या काम है भैया, यह सिस्टम शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। श्वसन प्रणाली, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करती है। फेफड़े जैसे ऑक्सीजन को रक्त में अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब देखिए श्वास नली हवा को फेफड़े तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तंत्रिका प्रणाली, यह प्रणाली शरीर के सभी अंगों के कार्य को नियंत्रण और समन्वय करती है।
मस्तिष्क विचारों, संवेगों और क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों से संदेश आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए अंतःस्रावी प्रणाली, यह सिस्टम हार्मोन का स्राव करती है जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे ग्लैंड्स का आकार क्या है, थायराइड, पिट्यूट आदि हार्मोन का निर्माण और स्रावित करती हैं। ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह सिस्टम नए जीव का निर्माण करती है, जैसे कि महिलाओं में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, बच्चेदारी और योनि होती है। पुरुषों में विसरण, शुक्राणु, नलिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग होते हैं। ठीक है। विशेष इंद्रियां के बारे में देखना है, स्पेशल सेंसेस, यह सिस्टम शरीर का सबसे वातावरण से यह सिस्टम शरीर को बाहरी वातावरण से जोड़ने का कार्य करती है, जैसे कि आंखें दृश्य की जानकारी प्रदान करती है, कान सुनने में, ठीक है, सुनने और संतुलन की जानकारी प्रदान करते हैं, त्वचा स्पर्श, तापमान और दर्द का अनुभव करती है। अब देखिए मानव शरीर की संरचना का समान स्वरूप। अब समान स्वरूप एक एक चीज़ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मानव शरीर का संपूर्ण ढांचा कुछ प्रमुख भागों में विभाजित होता है, जैसे कि सिर और गर्दन। इसमें मस्तिष्क, आंखें, कान, नाक और मुंह होते हैं। ठीक है। जैसे इस फिगर में आपको देखना है बॉडी कैविटी दिखाया गया है। बॉडी कैविटी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे कि पहला ऊपर डॉर्सल कैविटी और दूसरा वेंट्रल कैविटी। अब ये जो डॉर्सल कैविटी है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये आपको जो इतना ऊपर यहाँ तक जो हिस्सा दिख रहा है ये क्रेनियल कैविटी हो गया, और उसके बाद का हिस्सा ये वाला, ठीक है, यहाँ तक, ये सिर से लेके यहाँ तक, मतलब जो गर्दन वाला चीज़ होता है इसको आप वर्टिबल कैनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिबल कैनाल बोलेंगे। अब देखिए जो वेंट्रियल कैविटी है इसको भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। कि पहला आपको यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है। पहला हो गया थोरेसिस कैविटी, फिर उसके बाद डायाफ्राम, फिर उसके बाद ये जो एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल एरिया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक एब्डोमिनल कैविटी, दूसरा पेल्विक कैविटी। ठीक है। अब देखिए ये लेटरल व्यू है। ठीक है, मतलब सामने से आप ऐसे देख रहे हैं लेटरल व्यू। ठीक है, तिरछे में। तो एक एक चीज़ के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डॉर्सल कैविटी के बारे में। डॉर्सल कैविटी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रेनियल कैविटी। ठीक है, क्रेनियल कैविटी यह सिर में स्थिर गुहा जिसमें मस्तिष्क ब्रेन होता है। तो ध्यान देना, अगर पूछ लेगा कि मस्तिष्क कहाँ पे होता है, मस्तिष्क का एरिया क्या है, तो आपको बताना है कि डॉर्सल कैविटी के क्रेनियल कैविटी में। ठीक है। अब देखिए वर्टिबल कैनाल में क्या देखेंगे। वर्टिबल कैनाल में यह रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होता है। यह रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित गुहा है जिसमें रीढ़ की नाड़ी होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसमें, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में। देखिए ये चीज़ स्पाइनल कॉर्ड, ये ठीक है। पूरा वर्टिकल कैनाल के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। 2 पार्टों में इसको हमने देख लिया। अब देखिए वेंट्रल कैविटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वेंट्रल कैविटी, इसको पहले थायरोसिक कैविटी के बारे में देखेंगे। यह छाती में स्थित गुहा जिसमें फेफड़े और हृदय होते हैं, या डायाफ्राम द्वारा अन्य गुहाओं से अलग होती है। फिर उसके बाद एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी है। ठीक है, इसमें दो भागों में विभाजित किया गया है, जो अभी हमने आपको बताया। एक एब्डोमिनल कैविटी, दूसरा एक पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो एब्डोमिनल में क्या देखना है, यह पेट में स्थित होता है, इसका नाम ही है एब्डोमिनल। ठीक है, यह पेट में स्थित गुहा है जिसमें पाचन तंत्र के मुख्य भाग जैसे पेट, आंत, यकृत आदि होते हैं। अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड करवाने गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डॉक्टर लोग लिखते क्या हैं, ठीक है, USG, क्या लिखते हैं, USG एब्डोमिनल, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, USG एब्डोमिनल, या शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे, वो डॉक्टर लोग समझ जाते हैं। USG एब्डोमिनल मतलब पूरे पेट का आपका अल्ट्रासाउंड होने वाला है, जिसमें लीवर आ जाएगा। ठीक है, आपका ये सारे पेट में जितने भी आपके रहते हैं, लीवर हो गया, हाथ हो गया, ठीक है, और गाल ब्लैडर हो गया, हर एक चीज़ का वहाँ पे आपको दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, वही चीज़ है। तो और पेल्विक कैविटी में क्या होता है भैया, पेल्विक कैविटी में यह श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, जिसमें मूत्राशय, प्रजनन
प्रजनन अंग और कुछ अनंग होते हैं। ठीक है, तो पूरा एक शॉर्टकट में मैंने आपको पूरा बॉडी कैविटी के बारे में बता दिया है। ध्यान देना, यहीं से आपको ये फिगर से ही चीज़ें आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि बॉडी कैविटी को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक डोर्सल कैविटी और दूसरा वेंट्रल कैविटी। डोर्सल कैविटी में दो भागों में बांट दिया गया है, क्रेनियल कैविटी, दूसरा वर्टिबल कैनाल। ठीक है, अब ये जो वेंट्रल कैविटी है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, थोरोसिस कैविटी, डायाफ्राम, फिर एब्डोमिनल। एब्डोमिनल को भी दो भागों में बांटा गया है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल में क्या रहता है, जो पाचन से संबंधित, पेट से संबंधित, ये यहाँ से यहाँ तक जो पेट से संबंधित आंत हुआ, यकृत हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो स्थित इस पाचन से संबंधित अंग स्थित होते हैं। और पेल्विक कैविटी में जो प्रजनन हुआ, ठीक है, प्रजनन से संबंधित रहती हैं, वो पेल्विक कैविटी में रहते हैं, प्रजनन अंग जो रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपको पता ही है डोर्सल कैविटी, क्रेनियल कैविटी जिसमें मस्तिष्क रहता है। ठीक है, और वर्टिबल कैनाल में, ठीक है, वर्टिबल कैनाल जो आपकी ये, ठीक है, इससे जुड़ा रहता है रीढ़ की हड्डी से। ठीक है, देखिए अगर आपने कभी चिकन खाया होगा, ठीक है, चिकन खाया होगा, मुर्गा, ठीक है, लेग पीस खाया होगा तो आपने देखा होगा, ठीक है, ध्यान से एक उसका लेग, ये समझ लीजिए ये चिकन है, इसका लेग पीस आपने खाया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे होगा। ठीक है, इस ये बोन है, एक हड्डी है, ठीक है, चिकन का, मुर्गा का। ठीक है, तो ऊपर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्पॉन्जी बोन। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो चीज़ एक एक पार्ट के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे, जैसे कि येलो मैरो, ये सब क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए स्पॉन्जी बोन जिसमें मैरो होता है, ठीक है, जिसमें मैरो होता है, हड्डी का ऊपरी और निचला हिस्सा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी, दोनों दोनों जगह पे स्पॉन्जी बोन जिसमें आपका ठीक है, स्पॉन्जी बोन जिसमें मैरो होता है, हड्डी का ऊपरी और निचला हिस्सा। स्पॉन्जी मतलब झरझरी हड्डी होती है जिसमें मैरो अस्थिमज्जा होता है। यह मैरो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक होता है। अब ये जो दिखाई दे रहा है मैरो, ठीक है, यही तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक होता है। क्लियर। दूसरा आपको देखना है फाइबर शीथ। ठीक है, क्या देखना है, फाइब्रस शीथ। ठीक है, फाइब्रस शीथ। अब देखिए ये वाला चीज़ जो दिखाई दे रहा है रेशेदार, इसको आप परत, बाहरी की ये चीज़ जो रहता है रेशेदार परत बोलते हैं, फाइबर शीथ। अब देखिए यह हड्डी के बाहर एक परत होती है, इसकी थियरी आपको देखना है कि यह हड्डी के बाहर एक परत होती है जिसे पेरियोस्टियम भी कहते हैं। यह हड्डी को सुरक्षित रखती है और इसकी मरम्मत में मदद करती है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे लिखा है आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ये इसका काम क्या है। ठीक है, अब देखिए कॉम्पैक्ट बोन घनी हड्डी या हड्डी को ठोस हिस्सा होता है जो उसकी मजबूती और सहारा प्रदान करता है। धमनी और सिरा, आर्टरी और वेन, यह रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो हड्डी के अंदर और बाहर रक्त की आपूर्ति करती हैं, जिसमें हड्डी को आवश्यक पोषक तत्व ऑक्सीजन मिलता है, हड्डी को मिलता है। ठीक है, अब देखिए येलो मैरो, ठीक है, येलो मैरो, पीला मैरो, हड्डी के मध्य में पीले रंग का मैरो होता है जो मुख्यतः वसा फैट से बना होता है और ऊर्जा संग्रहण करता है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, आपको हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने समझा कि इसका काम ये क्या करता है, हड्डी को ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, और ये जो आपका है, ठीक है, ये मजबूती प्रदान करता है हड्डी को। ठीक है, हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, और ये इसको तो पता ही है इसका कार्य क्या है, ऊपर हमने आपको बता दिया कि यह कोशिकाओं का निर्माण करता है, यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, स्पॉन्जी बोन जो होता है, ठीक है, यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए आगे हम पढ़ेंगे धड़। ठीक है, इसमें छाती और पेट के अंग जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत और आंतें आदि होते हैं। हाथ और पैर ये शरीर की गति में सहायक होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, विशेष कुछ है नहीं, आप सब कुछ इसको पता ही होगा, इसके बारे में जानकारी होगी ऑलरेडी। अब देखिए अंतरंग
गुहाएं, बॉडी कैविटीज़ का विवरण जो अभी हमने आपको फिगर के माध्यम से बताया। ठीक है, पहला खोपड़ी की गुहा जिसको आप क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। फिगर में हमने आपको बताया कि क्रेनियल कैविटी क्या है, इसमें मस्तिष्क होता है। ठीक है, अब देखिए वक्ष गुहा थायरोसिस कैविटी, इसमें फेफड़े और हृदय होते हैं। फिगर में ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। देखिए एब्डोमिनल कैविटीज़ में पाचन तंत्र के अंग जैसे यकृत, अमाशय और आंत्रें होती हैं। देखिए पेल्विक कैविटीज़ में मूत्राशय, प्रजनन और रेक्टम होते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्टिबल कैनाल दूसरा आ गया। वर्टिबल कैनाल, इसमें रीढ़ की नसें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखना है कि मानव शरीर की संरचना में संगठन क्रम। ठीक है, मानव शरीर की संरचना में संगठन क्रम। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई। ऊतक कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करता है। अंग ऊतकों का समूह जो मिलकर एक कार्य करता है। देख लिया आपने, हमने आज के बारे में इतना ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कोशिका पढ़ा है, टिश्यू पढ़ा है, अंग पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए हम प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न बना लेते हैं। पार्ट 1 ज़्यादा नहीं कुछ बता रहे हैं, नहीं तो स्तर से ऊपर जाने लगेगा क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। ठीक है, मानव शरीर की देखिए प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागमय परत होती है, सेमी प्रीमेबल होती है। इसके द्वारा होने वाले पदार्थों के आवागमन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे सही है? पहला ऑप्शन दिया है सभी पदार्थ बिना किसी अवरोध के कोशिका झिल्ली के माध्यम से गुजर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेन जो ये प्रश्न का पूछने का तरीका क्या है, इतना बड़ा दिखा के पूछने का क्या तरीका है? इसका कहने का मतलब है जो आपने सेल पढ़ा है, सेल के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको आप कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोला कि सभी पदार्थ बिना किसी अवरोध के कोशिका झिल्ली के माध्यम से गुजर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन बोला है कि केवल जल और वसा घुलनशील पदार्थ अर्धपरागमय झिल्ली से गुजर सकते हैं। या फिर तीसरा बोला है केवल आयनिक और गैर आयनिक पदार्थ कोशिका झिल्ली के माध्यम से गुजर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है कि कोशिका झिल्ली केवल कुछ विशेष अणुओं को नियंत्रित तरीके से भीतर और बाहर जाने देती है। भैया प्रश्न आपको पढ़ना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागमय परत होती है। इसके द्वारा होने वाले पदार्थों के आवागमन के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सबसे सही है? सभी पदार्थ बिना किसी अवरोध के। ठीक है, अब देखिए सभी पदार्थ नहीं है, आपने थियरी पढ़ा होगा। हमने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली ही डिसाइड करती है किसको अंदर जाना है, किसको बाहर फेंकना है। ठीक है, तो सभी पदार्थ कैसे हो जाएगा भैया? जब सभी पदार्थ आ जा सकते हैं तो फिर उस झिल्ली का महत्व ही क्या रह जाएगा? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए केवल जल और वसा घुलनशील पदार्थ, ये भी नहीं है। केवल जल और वसा घुलनशील पदार्थ अर्धपरागमय झिल्ली से गुजर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, केवल आयनिक और गैर आयनिक, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब डी वाला ऑप्शन देखिए, कोशिका झिल्ली, डी वाला ऑप्शन पढ़िए, कोशिका झिल्ली केवल कुछ विशेष अणुओं। अब देखिए मैंने एक आपको चीज़ बताया था कि जिन ऑप्शन में केवल आ जाए तो उसको हटा देना है। तो यहाँ पे केवल है तो आप ये सोचकर गलत नहीं करेंगे भैया। इसका निष्कर्ष आप देखेंगे कि कह क्या रहा है, कोशिका झिल्ली केवल कुछ विशेष, हाँ, जिसको उसको लगता है जो ज़रूरी होता है उसके लिए उसी अणुओं को नियंत्रित तरीके से भीतर और बाहर जाने देती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का कार्य यही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थियरी में ही हमने आपको बता दिया था। प्रश्न नंबर सेकंड आपको देखना है, हड्डियों और मांसपेशियों से बनी मांसपेशी अस्थि प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिस्टम की कार्य प्रणाली के संदर्भ में गलत है? पहला ऑप्शन है कि हड्डियां शरीर को संरचना और सहारा देती हैं। मांसपेशियों को संकुचन शरीर को गति प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा है कि मांसपेशियों की कोशिकाएं बिना एटीपी की आवश्यकता के संकुचन करती हैं। या फिर डी,
हड्डियां और शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। या दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला। मांसपेशियों की कोशिकाएं बिना एटीपी की आवश्यकताओं के संकुचन करती हैं। व्याख्या आप दे सकते हो, ये प्रश्न है, इसका उत्तर है, यह व्याख्या है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि बताना है आपको तंत्रिका ऊतक की, ठीक है, तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता और कार्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऐसे ही प्रश्न बनता है भैया, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। अब ऐसे ही प्रश्न का ट्रेंडिंग है, ऐसे ही पूछा जाता है। तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता और कार्य के बारे में, मतलब जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता और कार्य के बारे में। तो तंत्रिका ऊतक केवल तंत्रिका संदेशों के आवागमन में सहायक होता है, इसकी कोई संरचनात्मक भूमिका नहीं होती है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में विद्युत संकेत भेजता है और प्राप्त करता है। जी हाँ, बी वाला तो सही लग रहा है, लेकिन हमको आगे का ऑप्शन पढ़ना है। तंत्रिका ऊतक में केवल मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का ही शामिल होता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं आसानी से विभाजित हो सकती हैं और जल्दी ही पुनर्निर्मित हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या है, देखिए पूछ रहा है क्या, तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता और कार्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तंत्रिका ऊतक केवल तंत्रिका संदेशों के आवागमन में सहायक होता है, इसकी कोई ऐसा, ठीक है, तंत्रिका संदेशों के आवागमन में सहायक होता है, इसकी कोई संरचनात्मक, ये वाला पार्ट जो ये जहाँ जो लाइन जोड़ दिया है कि इसकी कोई संरचनात्मक भूमिका नहीं होती, तो ये इससे गलत हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाओं के माध्यम से, ध्यान देना है, तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में, जी हाँ, विद्युत संकेत भेजता है और प्राप्त करता है। जैसे कि अभी आप, जैसे कि ये आग है, ठीक है, जैसे सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट ये आग है, ये आग जल रहा है, आप आग के पास बैठे हो, ठीक है, आप आग के पास बैठे हो, गलती से आपका हाथ यहाँ पे जैसे ही जाता है, ठीक है, जैसे ही इस आग पे गया तुरंत सिग्नल, ठीक है, आपके हाथ के जलने का, और ये बहुत ही जल्दी से यहाँ से सिग्नल, आप जले हो यहाँ पे, लेकिन ये सिग्नल तुरंत आपके ब्रेन तक पहुँच गया। तो जिस तरीके से करंट के माध्यम से, विद्युत संकेत के माध्यम से ये तुरंत, सेकंडों भी नहीं लगता है, तुरंत ये संदेश देता है ब्रेन को कि भैया ये आग है, हीट है, गर्म है, जल्दी से हटा लो। यहाँ से सिग्नल दिया, फिर ये ब्रेन से सिग्नल आया इस हाथ तक, फिर ये हाथ क्या किया, आग को वहाँ से हटाया। ठीक है, तो यही चीज़ है, तंत्रिका ऊतक शरीर तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में विद्युत संकेत भेजता है और प्राप्त करता है। पहले तो सिग्नल भेजा ये कि भैया आग है क्या, ये इसको क्या करना है, तो ब्रेन ने इसको संकेत दिया कि ये आग है, गर्म होता है, खतरा है आपके लिए, इसको हाथ आपको वहाँ से हटा लो। इसने तुरंत इसको हाथ को सिग्नल दिया और हाथ में तुरंत यहाँ पे हटा लिया। ठीक है, तो भेजता भी है और प्राप्त भी करता है। देखिए कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में समझा दें, वरना फिर डीप में जाएंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो आपने देख लिया। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पाचन में ध्यान देना है, पाचन तंत्र में आमाशय की दीवार के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है भैया, इसका करेक्ट आंसर पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 देखना है, एक स्वस्थ व्यक्ति में किस प्रकार के रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है और इस रक्त का परिवहन किस सिस्टम के नियंत्रण में होता है, किस सिस्टम के नियंत्रण में होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप बताओ। सभी को पता होगा कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त रक्त बोला है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब शुद्ध रक्त, तो सीरा तो होगा नहीं, सीरा वैसे ही काट दो आप। ठीक है, और भी जो है यहाँ हड्डी वाले में भी सीरा लिखा है, तो ये भी काट दो आप। ठीक है,
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धमनियाँ श्वसन प्रणाली। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 देखना है आपको। मानव शरीर में हार्मोन, ठीक है, मानव शरीर में हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान देना है, हार्मोन स्रावित करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दे रहा है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है। दूसरा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन केवल प्रजनन अंगों को विकास को नियंत्रित करता है। तीसरा बोल रहा है कि पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है जो नींद को नियंत्रित करता है। डी बोल रहा है कि अधिवृक्क की ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रेनल हार्मोन तनाव के दौरान शरीर को प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन केवल प्रजनन अंगों के विकास को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा अंग वक्षीय गुहा, थैलेमस कैविटी और उदरीय गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बीच विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है भैया। देखिए लीवर तो होगा नहीं, ठीक है, हाथ भी नहीं होगा, फेफड़ा भी नहीं होगा, ये डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायाफ्राम। फिगर में आपने देखा होगा, समझा होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखना है। रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में किस अंग का प्रमुख कार्य होता है और यह अंग किस प्रकार से रक्त को शरीर में विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है? गुर्दा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। मस्तिष्क ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनियों के माध्यम से भेजता है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। या फिर ऑप्शन नंबर सी देखना है, हृदय संकुचन और प्रसार द्वारा रक्त को धमनियों के माध्यम से पंप करता है। कौन पंप करता है? हृदय। किसके माध्यम से? संकुचन और प्रसार द्वारा रक्त को धमनियों के माध्यम से पंप करता है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही सटीक आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, तो नहीं बकवास है, ठीक है, फेफड़े कहाँ निकालेंगे यार। देखिए तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, ध्यान देना है, तंत्रिका तंत्र में प्राश्नायुजाल, ठीक है, प्राश्नायुजाल का कार्य क्या है? ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख लेना। और यह तंत्रिका तंत्र के किस भाग से मिलकर बना है? शरीर के भीतर के संदेशों का आदान प्रदान करना मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से, या फिर सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण करना प्रदिनसों द्वारा स्नायु जलों से, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी। अब देखिए 10 हमको देखना है। प्रश्न नंबर 10, त्वचा को एक अंग के रूप में क्यों माना जाता है और यह किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? त्वचा एक अंग नहीं, यह केवल एक उपकला ऊतक है। त्वचा एक अंग है क्योंकि उपकला संयोजिक और मांसपेशी ऊतकों से बनी होती है जो सुरक्षा और तापमान नियंत्रण में सहायक होता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, त्वचा केवल उपकला ऊतक से बनी होती है जो बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में केवल तंत्रिका ऊतक होते हैं जो स्पर्श और तापमान का अनुभव करते हैं। बताइए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्वचा एक अंग है क्योंकि यह उपकला संयोजी और मांसपेशी ऊतकों से बनी होती है जो सुरक्षा और तापमान नियंत्रण में सहायक होता है, ठीक है। तो टॉप 10 प्रश्न हमने देख लिया है। पार्ट 1 के वीडियो में थियरी भी कुछ देखा है, अभी ये शुरुआत है इस चैप्टर का, ठीक है। अभी तो पिक्चर आगे बाकी है, बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिन लोगों को PDF चाहिए, ठीक है, आप ग्रुप में जुड़ जाना है, ग्रुप में जुड़कर नंबर निकालना है, वहाँ से कॉल या मैसेज कर सकते हो, PDF को ले सकते हो प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, अगला पार्ट अपलोड करने के लिए मोटिवेट हों और आपकी तैयारी को बेहतर बना पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करिए, उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, ठीक है।